हेलो 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 हेलो। बता दो कितना नंबर तक हुआ था? 342 से आज होना था। आज ही खत्म हो जाएगी। क्लास 9 था ना? 342। आ जाओ इधर। कहते हैं जैव मंडल में पोषक तत्व एवं पदार्थों के प्रवाह कौन सा है? चक्रीय प्रवाह होता है। जैव मंडल में अगर दोस्त हम कहें, जैव मंडल में पोषक तत्वों एवं पदार्थों के प्रवाह कौन से होते हैं? चक्रीय प्रवाह होते हैं। कैसे प्रवाह होते हैं? चक्रीय प्रवाह होते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाला प्रमुख जीव कौन है? राइजोबियम। देख लो चला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महा भी आई 1600 आई भी आई कहते हैं। कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला प्रमुख जीव कौन सा है दोस्त मेरे? राइजोबियम। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो करता है कहां होता है? दलहनी पौधों की गांठ में। 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 कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला प्रमुख जीव कौन सा है? राइजोबियम। और राइजोबियम कहां पाया जाता है? दलहनी पौधों के गांठ में। दलहनी पौधों के गांठ में। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइजोबियम कहां पाया जाता है? दलहनी पौधों की गांठ में। अगला है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। नाइट्रीकरण कहलाती है। और कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा, घटपर्णी जो है, घटपर्णी जो है जीवों का भक्षण करते हैं। घटपर्णी जीवों का भक्षण करता है। जीवों का भक्षण करता है। घटपर्णी जीवों का भक्षण करता है नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए। नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए। नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए घटपर्णी जीवों का भक्षण करता है। जल्दी लिख लो, नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए राइजोबियम दलहनी पौधों की गांठ में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जल्दी से लिख, जल्दी लिख चला। कहते हैं घटपर्णी जीवों के भक्षण के करता है नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए। घटपर्णी जीवों का भक्षण करता है नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए। अगला, दलहन फसल के से खेत को प्राप्त होता है नाइट्रेट। दलहन फसल से खेत को क्या प्राप्त होता है दोस्त मेरे? नाइट्रेट। फल और सब्जियों का विकास का अध्ययन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। फल और सब्जी, खाली फल कह देगा तो पोमोलॉजी। खाली फल कह देगा दोस्त मेरे पोमोलॉजी। खाली फल कह देगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। अब फल और सब्जी दोनों के विकास का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जून से अक्टूबर के मध्य फसल लगाए जाते हैं खरीफ। ये तो तुमको याद रखना होगा, रबी खरीफ फसल का ईस्वी याद रखना। पौधों के पोषक की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? मृदा से। पौधों में पोषक की आपूर्ति किसके द्वारा होती है दोस्त मेरे? मृदा के द्वारा होती है। प्रमुख 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 उर्वरक कौन है? ये तो एकदम सबको पूछता है, प्रमुख उर्वरक कौन है? प्रमुख उर्वरक जो है ये एनपीके है। प्रमुख उर्वरक जो है एनपीके है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। प्रमुख उर्वरक जो है एनपीके है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। प्रमुख उर्वरक जो है एनपीके है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। दुग्ध उत्पादन के वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति, सबको पता है। दूध को की शुद्धता को नापा जाता है लेक्टोमीटर से। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूध की शुद्धता को नापा जाता है किससे? लेक्टोमीटर से। दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई जाती है? श्वेत क्रांति। या दूध की शुद्धता को किससे नापते हैं? लेक्टोमीटर से नापते हैं। दूध की शुद्धता को किससे नापते हैं दोस्त मेरे? लेक्टोमीटर से। मछली उत्पादन नीली क्रांति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मछली का उत्पादन जो होगा वो नीली क्रांति है। दूध का उत्पादन श्वेत क्रांति है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी का पालन क्यों अच्छा उद्यम माना जाता है? शहद का सर्वत्र उपयोग होता है इसलिए। मधुमक्खी का उत्पादन क्वेश्चन है तुम्हारा कि क्यों सबसे अच्छा माना जाता है? क्योंकि शहद का हर जगह उपयोग करते हैं। कुक्कुट के आहार आवश्यक अवयव कौन कौन से होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लवण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लवण, ये ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, प्रोटीन से वृद्धि होता है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, प्रोटीन से वृद्धि होता है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, प्रोटीन से क्या होता है? वृद्धि होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा, प्रोटीन वृद्धि, पीछे लिखा चुके हैं ये बात हम।
गाय का देसी नस्ल कौन सा है? साहीवाल। ये तो चला याद रखना होगा। गाय का देसी नस्ल कौन सा है दोस्त मेरे? शाहीवाल गाय का देसी नस्ल है। गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? जर्सी। सबको पता है, हम लोग यूज भी करते हैं जर्सी। गाय का संकर नस्ल कौन सा है? फ्रिसवाल। फ्रिसवाल को हम लोग संकर, हाइब्रिड जिसको आप कहते हैं। कौन सा मीट जल की मछली नहीं है? कौन सा मीटंग जल की मछली, मतलब खारे पानी की मछली नहीं है, हिल्सा आप कह सकते हैं। यहां से चला, ये इतने क्वेश्चन था। यहां से हम लोग चलते हैं क्लास 10th की ओर। क्लास 10th की ओर आज हम लोग चलेंगे। क्लास 10th देखो तो यही है क्या? देखो यही है क्या क्लास 10th? आज हम लोग क्लास 10th की ओर मूव करने वाले हैं। क्लास 10th की ओर हम लोग मूव करने वाले हैं। और जर्सी सब जानता है चला कि विदेशी नस्ल है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप। लेकिन चाहे चला यहां पूछता है उष्मीयमान। उष्मीयमान, एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान के ताप को, एकांक द्रव्यमान के वस्तु को उष्मीयमान, एकांक द्रव्यमान के वस्तु को 1 डिग्री सी से 1 डिग्री सी से गर्म करने के लिए, गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा ऊष्मीयमान कहलाता है। ऊष्मीयमान कहलाता है। ऊष्मीयमान क्या होता है? एक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान, एक नहीं, एकांक द्रव्यमान। ये पूछता है चला, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को 1 डिग्री सी गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा को ऊष्मीयमान कहते हैं। एकांक द्रव्यमान की वस्तु को 1 डिग्री सी गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा को ऊष्मीयमान कहते हैं। एकांक द्रव्यमान के वस्तु को 1 डिग्री सी से गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा को ऊष्मीयमान कहते हैं। सबसे अधिक ऊष्मीयमान हाइड्रोजन गैस का होता है। सबसे अधिक ऊष्मीयमान, सबसे अधिक ऊष्मीयमान हाइड्रोजन गैस का होता है। सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होता है दोस्त मेरे? हाइड्रोजन गैस का होता है। जल्दी से लिख। सबसे अधिक, देखो हाय दिव्या, डीपी क्यों चेंज कर लिया? अरे चोटा, अरे बाप, ई लेवल के संस्कार है तोहरे। अरे चोटा, ये इतना हाई क्वालिटी के संस्कार तोरा मम्मी पापा दे दिए। अरे इतना हाई क्वालिटी का संस्कार एकदम चला दे दिए। बताओ तुम्हारे मम्मी पापा, ये कितना गलत बात है। या मम्मी पापा नहीं दिए हैं तो तुम जो है इतना गंदा काम कर रहा है। बताओ चला क्या कहते हैं? सबसे अधिक ऊष्मीयमान, सबसे अधिक ऊष्मीयमान जो होता है हाइड्रोजन गैस का होता है। ऊष्मीयमान की अगर हम बात करें, हम चला पूछ लेते हैं तुम्हारे पीडीएफ का क्या हुआ है। चेक हो गया होगा तो उपलब्ध मिल जाएगा। अगला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है अम्ल जल। देखो ऊष्माक्षेपी वो होता है जो ऊष्मा देता है। ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा देता है, जो ऊष्माक्षेपी की अगर हम बात करें तो ऊष्माक्षेपी उसे कहते हैं जो ऊष्मा देता है। ऊष्मा देता है ऊष्माक्षेपी है। और ऊष्मा शोषी की अगर हम बात करें, ऊष्मा शोषी की अगर हम बात करें, जो ऊष्मा ग्रहण करता है, जो ऊष्मा ग्रहण करता है। वो 1600 वाला पीडीएफ का पूछे तो करेक्शन एरर जो चेक करना था हो गया क्या अश्विन से? ऊष्माक्षेपी में देखो क्या क्या है। एगो है अम्ल, एगो है चूना, एगो है दोस्त मेरे डिटर्जेंट, अम्ल, चूना, डिटर्जेंट, सीमेंट। वो जब पानी से अभिक्रिया करिएगा ना तो उष्मा देगा, इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और उष्मा जो ग्रहण करेगा उसको उष्मा शोषी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, ये सब उष्मा शोषी अभिक्रिया है। जल्दी से लिख लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 10 आज से चला स्टार्ट किए हैं। कल फाइनल होगा, बोलो कल फाइनल करवा के शाम तक में दे देना है। कल अब टाइम भी नहीं है बच्चों के पास। देख लो चला,
कहते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया जो उष्मा देता है, अम्ल, चूना, डिटर्जेंट, सीमेंट को पानी से अभिक्रिया करोगे उष्मा देगा। और उष्मा शोषी अभिक्रिया की अगर हम बात करें जो उष्मा ग्रहण करता है, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, इस सब में उष्मा लेते हैं। और नहीं तो आप अम्ल में आप पानी डाल दीजिए खूब उष्मा देगा, चूना में पानी डाल दीजिए खूब उष्मा देगा, डिटर्जेंट में पानी दे दीजिए खूब उष्मा देगा, सीमेंट में पानी दे दीजिए खूब उष्मा देगा। सर हम तो उम्मीद छोड़ दिए थे कहां से पढ़ें, लेकिन आपके पास फ्री में हो रहा है। वेरी गुड, चला देख लो। कहते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया जो उष्मा देता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया जो उष्मा ग्रहण करेगा। वाष्पीकरण करना है तो उसको उष्मा लेना पड़ेगा, गर्माएगा तब ना वाष्पीकृत होगा। ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, उष्मा लेगा तब ना होगा। दोस्त मेरे कहते हैं उष्मा क्षेपी जो उष्मा देता है, अम्ल, चूना से डिटर्जेंट, सीमेंट प्लस पानी। जल्दी लिख। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया उदाहरण है अम्ल जल, अम्ल को जल के द्वारा तनु करना, यानी अम्ल और जल का मिलना। जल्दी लिख, अम्ल और जल का मिलना। रासायनिक अभिक्रिया है, देखो एक होता है भौतिक अभिक्रिया, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है दोस्त मेरे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मिल जाए, परिवर्तित होने के बाद फिर से मिल जाए, वो भौतिक परिवर्तन। ना मिले वो रासायनिक परिवर्तन। ना मिले वो रासायनिक परिवर्तन, मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन, ना मिले वो रासायनिक परिवर्तन। तो एक और एग्जाम्पल देखो क्या है, पानी से बर्फ का बनना। पानी से बर्फ का बनना, ये मिल जाएगा फिर से। एक एग्जाम्पल है दोस्त मेरे पेट्रोल का जलना, ले लो यही जो एग्जाम्पल तुम्हारा दिया हुआ है, पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना देख लो, पानी का बर्फ में बदलना, बर्फ का फिर पानी में बदलना, मिल जाएगा। मिल जाएगा ना, पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, मिल जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन। नहीं मिलेगा रासायनिक परिवर्तन, जैसे अगरबत्ती का जल जाना। अगरबत्ती का जल जाना ये रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि नहीं मिलेगा। पानी बर्फ बन जाएगा, बर्फ फिर पानी बन जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। आंसर हो गया, जल्दी लिख। आज से पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है ना, आज हिस्ट्री खत्म हुआ, आज से पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी बता। कहते हैं भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। पानी इससे बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर पानी बनेगा। पेट्रोल जल जाएगा तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये रासायनिक परिवर्तन है। आज से पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है दोस्त। ज्योग्राफी खत्म हो गया, हिस्ट्री खत्म हो गया, आज क्लास 9th मेरा खत्म हो गया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जल्दी बताओ। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का क्या होता है? अवशोषण होता है। इतना डीप में नहीं जाना है। एगो तुमको प्रकाश संश्लेषण पूछेगा, ये हम तुमको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 जो है वो H2O से अभिक्रिया करता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश देता है। बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश देता है। ऊष्मा नहीं, प्रकाश और क्लोरोफिल आप कह सकते हैं। प्रकाश और क्लोरोफिल, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये दे देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ये जो ऑक्सीजन है ये आता है H2O से, और ये जो CO2 है इससे आता है ये कार्बोहाइड्रेट। देख लो बढ़िया से। कहेगा क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण में? प्रकाश संश्लेषण CO2 H2O से अभिक्रिया करेगा क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में। C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2 देगा, प्लस O2 प्लस H2 देगा। ये बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। इससे इधर इसकी आवश्यकता है, ये उत्पाद है। इसके अगर पूछ लेगा तुमको दोस्त मेरे कि बताओ ये ऑक्सीजन कहां से मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है जल से। कहेगा ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज कहां से मिलता है, कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। हो गया, जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। अब देख लो दोस्त मेरे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अवकरण अभिक्रिया क्या है, तब रेडॉक्स क्या है। ऑक्सीकरण उपचयन, उपचयन अपचायक अवकारक। उसके बाद है अवकरण, अवकरण अपचयन उपचायक ऑक्सीकारक। इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है
हाइड्रोजन हटता है, इसमें ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुटता है। देख लो चला, ये दोनों अगर हो जाएगा, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब दोनों हो जाता है तो इस अभिक्रिया को कौन अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। लिख, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयक, अवकारक, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। अवकरण, अपचयन, उपचयक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। ये दोनों अगर हो जाएगा, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों, इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग कौन अभिक्रिया कहते हैं दोस्त मेरे? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है। इसमें ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन हटता है, इसमें ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुटता है। जल का विद्युत अपघटन होगा, देख लो चला, जल का विद्युत अपघटन होने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना होता है? देख लो, H2 अनुपात O2 है, हाँ H2O है, तो H2 और O2 हो गया, तो कितना हो गया? जल का विद्युत अच्छा, जल का विद्युत अपघटन है, H2O है, H2O को विद्युत की उपस्थिति अपघटित करेंगे तो ये आ जाएगा H2 प्लस O2, यहां से 2 दे देंगे इसको, यहां हो जाएगा 2 2 2 2 2, यहां भी 2 दे देते हैं, देख लो, यहां 2 दूनी 4, अब बैलेंस है। अब ये हो गया 2 है ना, यहां जितना होता है वही मोल होता है। देख लो, 1 H2 है तो 1 मोल है, 1 H2 है 1 मोल है, 2 H2 है 2 मोल है, 3 H2 है 3 मोल है, 3 H2 है तो 3 मोल है। दोस्त मेरे, इसको 2 H2 है, इसको हम लोग कहते हैं 2 मोल। 1 H2 है, इसको हम लोग कहते हैं 1 मोल। 1 H2 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। अब बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? H2O को विद्युत धारा की उपस्थिति में ये 2H2 प्लस O2 में टूटेगा, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। ये 1 H2 1 मोल, 2 H2 2 मोल, 3 H2 3 मोल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों का जो अनुपात, मोलर अनुपात होगा, वो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। जल्दी से लिख लो, इसी टाइप से हम लोग इसको करते हैं। जल्दी लिख। कहता है, थैली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख है इसके झांसर से जो हमेशा कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। लेकिन शायरी कुछ मैच नहीं किया दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी भावनाओं को हम समझ गए। दोस्त मेरे, हम तो सिर्फ कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। आप तुम किसी भी कंट्रोवर्सी में हमको नहीं देखेगा, ना ही किसी प्रकार का शायरी गाना वगैरह वगैरह, हम सिर्फ कंटेंट के लिए जाने जाते हैं और वही देते हैं। बताइए जल्दी से क्या होगा? H2 जो है 2H2 प्लस O2 में टूट जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। लेकिन देखो, H2O का तुमको कुछ क्वेश्चन पूछेगा। H2O सबसे पहली बात तो यौगिक है। H2O का क्वथनांक जो होता है, तुमको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सी, 373 केल्विन, 373 केल्विन, 80 डिग्री आर, 80 डिग्री आर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम हिमांक की बात करें, तो हिमांक होता है 0 डिग्री सी, 273 केल्विन, 273 केल्विन, 273 केल्विन, 0 डिग्री 100 डिग्री सी, 0 डिग्री आर और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देख लो, ये होता है क्वथनांक और ये होता है क्या? हिमांक। और जल क्या है दोस्त मेरे? यौगिक है। जल क्या है दोस्त मेरे? यौगिक है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल की बात करें, ये यौगिक है, इसका क्वथनांक 100 डिग्री सी, 373 केल्विन, 80 डिग्री आर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हिमांक की अगर हम बात करें, 0 डिग्री सी, 273 केल्विन, 0 डिग्री आर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल्दी लिख। संभल जरा। कहते फोटोग्राफी में देखो 3 चीज यूज करते हैं हम लोग, तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी लिख लो आप। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, AgCl और सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। तुमको जो पूछेगा वो लिख देना, सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग धूप चश्मा में करते हैं। इसका पावर जो होता है धूप चश्मा का जो पावर होता है दोस्त मेरे, वो 0 डायोप्टर होता है। धूप चश्मा में करते हैं, ये 0 डायोप्टर इसका पावर होता है। AgBr बोले तो देख लो जल्दी से,
AgBr की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, सिल्वर ब्रोमाइड धूप चश्मा में यूज करते हैं, जीरो डायफ्टर, AgBr, AgCl, सोडियम थायोसल्फेट, इस सब का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। H2O यौगिक है, इसका क्वथनांक कितना होता है, इसका हिमांक कितना होता है, और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग धूप चश्मा में करते हैं, ये जीरो डायफ्टर पावर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 होता है। चला जल्दी लिख, धूप चश्मा में सिल्वर ब्रोमाइड, धूप चश्मा में क्या, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। धूप चश्मा में किसका उपयोग होता है दोस्त मेरे, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम देख लो, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है, दहन। जब भी दहन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, दहन के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, दहन के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। ये ऊष्मा देता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कम से कम चला 64 से 65 नंबर तो लाना ही होगा यूआर के लिए, उसी हिसाब से पीछे आ जाइए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी हो गया। अरे हुआ, दहन के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य, बिना ऑक्सीजन के नहीं दहेगा, जलेगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है कौन, सोना, सोना क्योंकि उससे कम अभिक्रियाशील है। लेकिन इसमें दिमाग नहीं लगाना बहुत ज्यादा, हम थोड़ा बता देते हैं तुमको। जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा आधात वर्धनीयता, आधात वर्धनीयता और तन्यता, आधात वर्धनीयता और तन्यता। आधात वर्धनीयता पीट कर चादर बनने का गुण, पीट कर चादर बनने का गुण, और तन्यता खींचकर तार बनने का गुण, खींचकर तार बनने का गुण, खींचकर तार बनने का गुण। ये दोनों सबसे ज्यादा होता है सोना में, उससे कम होता है चांदी में, उससे कम होता है सोना, चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम अल्युमिनियम। लेकिन ये नहीं पूछेगा, सबसे ज्यादा पूछेगा चांदी, और सबसे अधिक चालकता ही सोना, और सबसे अधिक चालकता जो पूछेगा, चालकता, चालकता सबसे अधिक, चालकता सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो वो किसका होता है, चांदी का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो चला इस लेवल का क्वेश्चन तुम में, तो चूंकि सिलेबस में है लेकिन इतना ऊपर नहीं जाएगा क्वेश्चन। लेकिन जान लो, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता सोना, क्योंकि सोना कम अभिक्रियाशील, जो कम अभिक्रियाशील होता है वो नहीं करता है। अधात वर्णीयता और तन्यता, अधात वर्णीयता और तन्यता की अगर हम बात करें तो अधात वर्णीयता पीटकर चादर बनने का गुण, तन्यता खींचकर चादर बनने का गुण, सॉरी खींचकर तार बनाने का गुण। अधात वर्णीयता पीटकर चादर, तन्यता खींचकर तार। सोना सबसे ज्यादा, चांदी उससे कम, कॉपर उससे कम, अल्युमिनियम सबसे कम, अल्युमिनियम सबसे कम। अधात वर्णीयता पीटकर चादर, तन्यता खींचकर तार। हो गया। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान जो रहता है वो दोस्त मेरे अपरिवर्तित रहता है। वसायुक्त खाद्य पदार्थों के, वसायुक्त खाद्य पदार्थों के सड़ने से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम लोग नाइट्रोजन, इसलिए कह देगा कुरकुरे के पैकेट में क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में नाइट्रोजन। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। वसायुक्त खाद्य पदार्थों के सड़ने से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन। कुरकुरे में इसका उपयोग किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का, नाइट्रोजन, कुरकुरे में इसका उपयोग किया जाता है। कुरकुरे में, जल्दी लिख, कहेगा कुरकुरे में किसका उपयोग करते हैं, कुरकुरे में कह देगा दोस्त मेरे किसका उपयोग करते हैं, कुरकुरे में किसका उपयोग करते हैं, जल्दी बता। जल्दी बता। कुरकुरे में किसका उपयोग करते हैं, कुरकुरे में दोस्त किसका उपयोग करते हैं, जल्दी बता। देख लो, एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो सड़ने नहीं देता, मसुआने नहीं देता है, और उसके रूप में हम लोग नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। वसायुक्त खाद्य पदार्थों के सड़ने से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन। एक चीज का और ध्यान रखना, चलो आगे हम बता देंगे। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है, समीकरण के द्वारा, सबको पता है। समीकरण जैसे ई हम लेते हैं H2 + O2 = H2O, ये क्या है, रासायनिक समीकरण ना है, ये रासायनिक समीकरण ना है।
अवकारक, अवकारक है H2SO। अभी तुरंत नहीं बताए थे, ऑक्सीकारक वो है जो ऑक्सीजन का ग्रहण करता है, हाइड्रोजन का त्याग करता है। अवकारक वो है जो ऑक्सीजन का त्याग करता है यानी घटाता है और हाइड्रोजन को जोड़ता है। ऑक्सीजन का त्याग करता है और हाइड्रोजन को क्या करता है, जोड़ता है। भोजन के पाचन अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण। भोजन का पाचन जो है वो दहन है, दहन एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीकरण है। भोजन का पाचन जो है चला, ये दहन भी है, दहन एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दहन एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया हो। अभी तुरंत बताए थे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होता है अर्थात जलता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होता है अर्थात जलता है। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। अभी तुरंत लिखा दिए हैं पीछे, ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। उपचयन के मतलब ऑक्सीजन को क्या करना, वृद्धि करना, मतलब जोड़ देना। श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। श्वसन जब दहन है, देख लो चला, श्वसन जब दहन है, और दहन है मतलब ऊष्मा देगा, दहन है मतलब ऊष्मा देगा, और ऊष्मा देगा मतलब कौन अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक प्रकार का दहन है, और दहन मतलब ऊष्मा देगा, और ऊष्मा देगा मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दहन, श्वसन एक प्रकार का दहन है, और दहन है मतलब ये ऊष्मा देगा, और ऊष्मा देगा मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हम तो चला अभी सुपर फास्ट पढ़ा रहे हैं तुमको, एकदम सुपर फास्ट, इसलिए कि आपका समय एकदम नजदीक आ गया। बर्फ के गलन पर जल का बनना, देख लो हम अभी तुरंत लिखाए थे, भौतिक परिवर्तन मतलब मिल जाए, भौतिक परिवर्तन मतलब मिल जाए। तो बर्फ जब गलेगा, पानी बनेगा, पानी फिर बर्फ बन जाएगा, तो मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। 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 अब बताओ चला, ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ई चला, इस लेवल का कंटेंट तुमको नहीं आएगा। खाली तुम ये जान लो कि जेकरा में रिडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होता है। अब इसको समझने जाओगे ना तो फिर एक जगह देखो, हम समझा देते हैं, यहां से हाइड्रोजन हटा है, यहां ऑक्सीजन जुटा है, इसलिए दोनों है, बट उतना पे तुमको नहीं जाना है। अब देखो चला, तुमको हम अभिक्रिया के प्रकार बता देते हैं, बढ़िया से समझ लो, हम एकदम बता ही देते हैं, क्योंकि अगर पूछ देगा तो तुम फिर कहोगे सर आप बोले थे नहीं पूछेगा, सिलेबस में था, आप पूछ दिया। तो हम एगो थोड़ा सा समय दोगे तो हम पढ़ा ही देंगे। देखो पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, लिखते जाना, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है दोस्त मेरे, एकदम देख लो बढ़िया से। संयोजन अभिक्रिया होता है ए बी से अभिक्रिया करके ए बी बनता है, इसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मतलब होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की अगर हम बात करें, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की अगर हम बात करें, तो ए बी जो है ये टूट के ए प्लस बी में टूटता है, इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देख लो, संयोजन का मतलब जुटना, वियोजन का मतलब टूटना। वियोजन अभिक्रिया दोनों एक दूसरे का उल्टा है, संयोजन का ठीक उल्टा वियोजन है। संयोजन का ठीक उल्टा दोस्त मेरे वियोजन है, संयोजन का ठीक उल्टा जो है ये वियोजन है। संयोजन का ठीक उल्टा दोस्त मेरे क्या है, वियोजन है। संयोजन का ठीक उल्टा क्या है दोस्त मेरे, वियोजन है। उसके बाद तीसरे पर आते हैं, संयोजन का ठीक उल्टा कौन है, वियोजन है। तीसरे पर आते हैं, तीसरे पर आते हैं दोस्त मेरे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की अगर हम बात करें, जो ऊष्मा देता है, जो ऊष्मा देता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जो ऊष्मा ग्रहण करता है, जो ऊष्मा, चौथा की अगर हम बात करें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो ये ऊष्मा देता नहीं है, ऊष्मा लेता है। ऊष्मा ग्रहण करता है उसको हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जो ऊष्मा देगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो ऊष्मा ग्रहण करेगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक लाइन का बात है, जो ऊष्मा देगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जो ऊष्मा लेगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देख लो, एगो लड़का कहता है सर ये पूछेगा तो हर एग्जाम बिहार पुलिस के नहरे चला, बीपीएससी टीआरई में 1 में, टीआरई पहला एग्जाम जो हुआ था उसमें, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में, तीनों में पूछा है। और बोलो, तू ऐसा बात करता है ना दोस्त, ये तीनों में पूछा है। अब बोलो, नहीं बोलेगा, तीनों एग्जाम में पूछा है। तो ऐसा बात नहीं बोलो चला, जकर मतलब अनुभवहीनता वाली बात नहीं बोलना है। विस्थापन अभिक्रिया हम चला वो कोई भी लफ्ज नहीं पढ़ाते हैं जो नहीं पूछा है किसी एग्जाम में।
कहते हैं दोस्त मेरे विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का, एक होता है एकल विस्थापन, एक होता है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन में क्या होता है दोस्त मेरे, एकल विस्थापन में ए को विस्थापित होगा, ए बी सी से अभिक्रिया करेगा और ये ए सी प्लस बी बना देगा। एक होता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन की अगर बात करोगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो को विस्थापित होगा। जब ए बी सी डी से अभिक्रिया करेगा और ए सी प्लस बी डी बनाएगा, इसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में ये यहां से हटेगा, यहां दूसरा जुटेगा। द्विविस्थापन में दो को हटेगा, ए बी सी डी से अभिक्रिया करेगा, ए सी प्लस बी डी बना देगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तीसरा कैवा है, ये तो हो गया एकल। हम चला एक पढ़ा देते हैं बढ़िया से, क्योंकि अभी तो टाइम है और तुम पढ़ लोगे अभी तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझने वाला चीज है। विस्थापन अभिक्रिया के बाद छठा अगर हम बात करें उदासीनीकरण। ये क्वेश्चन हेडमास्टर वाला जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है, हर एग्जाम में पूछता है। चला उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, इसी का एक शब्द देता है निष्प्रभावीकरण। निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया ये क्या होता है दोस्त मेरे, जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल देता है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, लवण और जल देता है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। 1600 का पीडीएफ चला, करेक्शन नहीं हो पाया है, करेक्शन आज हो जाएगा तो दे देंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा और लवण और जल देगा तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्त मेरे, उदासीनीकरण या निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला हो गया 7 नंबर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब होता है दोस्त मेरे ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुटना। और 8वां अगर हम बात करें अवकरण अभिक्रिया की, तो अवकरण अभिक्रिया की अगर हम बात करें अवकरण अभिक्रिया की, तो इसमें होता है हाइड्रोजन का जुटना। और हाइड्रोजन का जुटना जो है ये अवकरण अभिक्रिया है। तुमको इतने पूछेगा, बाकी तो होता और भी है लेकिन तुमको इतने पूछेगा। हम एक बार फिर समझा देते हैं, बढ़िया से देख लो, एकदम आसान है, एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। और दोस्त मेरे सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ना होगा। आज से पॉलिटी आपका स्टार्ट हो रहा है। संयोजन अभिक्रिया, ए और बी आपस में जुटेगा, संयोग करेगा, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जब ए बी टूट के ए और बी बनेगा, इसको हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो ऊष्मा देता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जो ऊष्मा लेता है। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। ए को विस्थापित होगा एकल विस्थापन, दो को विस्थापित होगा द्विविस्थापन। उदासीनीकरण या निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटेगा, अवकरण में हाइड्रोजन हटेगा। संयोजन मतलब जुटना, वियोजन मतलब टूटना। ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा देगा, ऊष्माशोषी जो ऊष्मा लेगा। उदासीनीकरण जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बना देगा, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया। ए को विस्थापित होगा एकल विस्थापन, दो को विस्थापित होगा द्विविस्थापन। जितना भी दहन है सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब बताओ चला यहां क्या हो जाएगा, यहां से SO4 हटा, यहां से SO4 हटा, यहां से SO4 हटा और यहां जाके जुट गया, यहां से Cl हटा, यहां जाके जुट गया, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसको कौन अभिक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कौन अभिक्रिया कहेंगे दोस्त मेरे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जल्दी लिख, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं दोस्त मेरे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। अगला देखो, दो को विस्थापित होगा। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए हीलियम या नाइट्रोजन, अभी तुरंत बताए थे हीलियम या नाइट्रोजन, और सबसे अधिक नाइट्रोजन, क्योंकि आसानी से ये मिल जाता है। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए हीलियम अथवा नाइट्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VBI मार लो, VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो क्या क्या पूछा जाता है। एक तो इसे अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। दूसरा, सीसा संचायक सेल में, सीसा संचायक सेल या संचायक सेल में इसका प्रयोग करते हैं।
सीसा संचायक सेल या संचायक सेल में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सीसा संचायक सेल या संचायक सेल में इसका उपयोग करते हैं। आज से पॉलिटी शुरू होगा, पॉलिटी खत्म होगा तो स्टार्ट हो जाएगा आपका चला इकोनॉमिक्स। बताओ H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं और सीसा संचायक सेल में इसका प्रयोग। आप बोल दिए सर को भी थोड़ा फास्ट पढ़ाने, हम भी थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, न तो चला कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बताओ अम्लों का राजा सीसा संचायक सेल, अम्लों का राजा या सीसा संचायक सेल में H2SO4 का उपयोग होता है। KOH भस्म है यानी क्षार है। देखो एगो चीज ध्यान रखना, जो H+ देगा वो अम्ल है, जो H+ देगा वो क्या है दोस्त मेरे, अम्ल है। और जो OH- देगा, जो OH- देगा वो क्या है, क्षार है। जो H+ देगा वो अम्ल है, जो OH- देगा वो क्या है, क्षार है। एगो चीज और ध्यान रखना, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था और पीएच मान से अम्लीयता और क्षारीयता का पता चलता है। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 होगा दोस्त मेरे तो उदासीन हो जाएगा, 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा। 7 होगा तो उदासीन और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और 7 होगा तो उदासीन। 7 होगा तो उदासीन। H+ देगा तो अम्ल है, OH- देगा तो क्या है, क्षार है। H+ देगा तो अम्ल है, OH- देगा तो क्षार है। देख लो, 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा क्षारीय, 7 होगा उदासीन। 7 होगा तो क्या, उदासीन। हो गया, 7 होगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन। संभल जरा, बताओ 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 होगा तो उदासीन। H+ देगा तो अम्ल है, OH- देगा तो क्षार या भस्म है। ये देखो OH है तो ये क्या है, क्षार है यानी भस्म है। क्षार को ही हम लोग भस्म कहते हैं। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन किया था। पीएच स्केल का खोज कौन किया था, सोरेनसन। ये भी देखो OH है, OH है तो भैया क्षार या भस्म हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्षार या भस्म। MgCl2 एक लवण है ना, इसमें H+ है ना OH- है, कर मतलब ये लवण है। जे H+ देगा वो अम्ल, जो OH- देगा क्षार। MgCl2 में कुछ नहीं है तो लवण है। जल में घुल जाने वाले भस्म को कहते हैं क्षार। जल में जो भस्म घुल जाता है दोस्त मेरे, उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। एगो चीज और ध्यान रखना, ABr BRB पूछता है, ABr BRB पूछता है। चला, एसिड जो है, एसिड जो है ब्लू टू रेड कर देता है, यानी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब बेस जो है ये रेड टू ब्लू कर देता है, मतलब लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल नीले को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। हो गया, देख लो, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा, क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। जल्दी से लिख, अम्ल नीले लिटमस को लाल, क्षार लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय पीएच मान, और 7 होगा तो उदासीन। 7 होगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला, कौन सा लवण रवा जल के साथ नहीं है, बेकिंग सोडा। देख लो, चला, अब रवा जल मतलब जल की बात हो रहा है। अगर वॉशिंग सोडा की बात होगी, वॉशिंग सोडा की बात होगी, वॉशिंग सोडा की बात होगी, तो वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें तो ये Na2CO3, Na2CO3 into 10H2O, ये वॉशिंग सोडा है। अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें, अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा बोले तो NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। अगर हम बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा की बात करें, ये हो जाएगा। उसके बाद नीला थोथा की अगर हम बात करें, ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा की बात करें तो ये हो जाता है कॉपर सल्फेट CuSO4 into 5H2O। अगर हम सफेद थोथा की बात करें, अगर हम सफेद थोथा की बात करें तो सफेद थोथा हो जाएगा व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल ये हो जाएगा ZnSO4, ZnSO4 into 7H2O, ZnSO4 into 7H2O। और अगर नीला थोथा हो गया, सफेद थोथा हो गया, सफेद थोथा ZnSO4 into 7H2O। और अगर बात करें हम, चला नीला हो गया, हरा थोथा की बात करें,
हरा थोथा की बात करें, ग्रीन विट्रियोल, ये हो जाएगा FeSO4, FeSO4, FeSO4 इंटू 7H2O, FeSO4 इंटू 7H2O, वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3, नीला थोथा हो जाएगा दोस्त मेरे कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, सफेद थोथा हो जाएगा ZnSO4 इंटू 7H2O, ZnSO4 इंटू 7H2O। जल्दी लिख, जल्दी लीक चला, इतना क्वेश्चन पूछेगा। और अगर बहुत ज्यादा करेगा तो बुझा चूना का फॉर्मूला पूछेगा, हम पीछे भी बताए थे, बुझा चूना का फॉर्मूला पूछेगा, CaOH ऑल 2 हो जाएगा। अनबुझा चूना का पूछेगा, अनबुझा चूना का पूछेगा, अनबुझा चूना का पूछेगा, CaO हो जाएगा। अनबुझा चूना, बुझा चूना CaOH ऑल 2, अनबुझा चूना CaO, बुझा चूना CaOH ऑल 2, अनबुझा चूना CaO। रेल के साथ जेल भी इस बार दोनों पर कब्जा। क्या एक बात चला जान लो, यूपीएससी छोड़ के बाकी जितना भी एग्जाम्स है सबके लिए आप बेहतरीन कंटेंट, रेल और जेल सबके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट हमारी टीम देने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम एक ही चीज दिमाग में एडजस्ट किए हैं, बच्चा से बच्चा लाएंगे। एक बच्चा दूसरे बच्चा को बोलेगा, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चा को बोलेगा, तब मेरे पास बच्चा आएगा पढ़ने। कंटेंट इतना पढ़ा देंगे कि बच्चा एबे करेगा। बता दो, बुझा चूना CaOH ऑल 2, अनबुझा चूना CaO, वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, बेकिंग सोडा, इतना चला क्वेश्चन रहेगा। देख लो जल्दी से। H2SO4 सबको पता है अम्लराज, H2SO4 सबको पता है अम्लराज, H2SO4 सबको पता है अम्लराज। कितने लोगों को चला कंटेंट हमारा पसंद आता है, एक बार 8 टाइप कर दीजिए। चला 250 लोगों की टीम है, इसलिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट हम बना पाते हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब का एक चैनल खोल दिए हैं, एक कैमरा लटका दिए हैं, शुरू हो गए। और आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसमें देखो बेकिंग सोडा में जल नहीं ना है, देखो इसमें भी जल है, इसमें भी जल है, इसमें भी जल है, इसमें भी जल है। बेकिंग सोडा में जल नहीं है, बेकिंग सोडा जो है NaHCO3, बेकिंग सोडा, इसमें जल नहीं है। और दोस्त मेरे मिलते हैं अगली कक्षा में फिर से कल 6